गुड़ की खेती भी होती है, नहीं होती? नहीं, गुड़ की खेती तो यहाँ नहीं होती। नहीं होती? नहीं, गुड़ की गुड़ की खेती खेती नहीं होती। तो क्या कांग्रेस की सरकार आएगी तो गुड़ की खेती चालू करवाओगे, नहीं करवाओगे? नहीं नहीं, यहाँ गुड़ नहीं उगा सकते हम। गुड़ नहीं होगा? गुड़ तो सीएम साहब के पास है इसकी टेक्निक। जी। अभी कांग्रेस के पास इसकी टेक्निक नहीं आई है कि यहाँ गुड़ की खेती हो। तो गुड़ की खेती नहीं होती? नहीं, गुड़ के बीज भी नहीं मिल पाएंगे? नहीं, गुड़ की बीज वो सब भाजपा के पास है। जी। अब हम भी यहाँ से प्रयास करेंगे, क्योंकि हम भी खेती किसानी से हैं, कि हमें कुछ बीज मिले तो हम भी यहाँ गुड़ की खेती कर पाए। वो टेक्निक अभी भाजपा के पास है। कि देखिए, जब यहाँ एक स्थिति ऐसी बनी कि आप पे बात करने पर एफआईआर दर्ज हो जाती है, बात करने पर आपके घर पे बुलडोजर चल जाता है, तो ये रहा कि यार यहाँ के लोगों को, भाई यहाँ बड़ा शांतिपूर्ण क्षेत्र है ये पूरी। यहाँ मतलब कोई आपको ऐसा नहीं मिलेगा दंगापूर्ण रूप पे। यहाँ एक पत्रकार पर भी कार्रवाई हुई थी, उनको भी। हाँ, वो मेरे साथ जेल में रहे, भूपेंद्र का नाम है पत्रकार महोदय का। वो मेरे साथ जेल में रहे, मैंने उनकी पूरी अपनी जो आप बीती थी हमने बड़ी नज़दीकी से सुनी, उनने हमारी आप बीती सुनी एक दूसरे। अब चूंकि जेल में तो ऐसा कुछ रहता नहीं घूमने फिरने का, तो आप एक दूसरे किस्से ही चलते हैं। तो भैया, जैसे कि उस समय हेमंत कटारे जी ने खुल के बयान दिया था, भूपेंद्र सिंह जी पे कई आरोप, गंभीर आरोप लगाए थे। उस समय जीतू पटवारी जी से लेकर उमंग सिंगार जी ने खुल के इस विषय पर बात रखी थी और कई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। लेकिन उस समय भी भैया कांग्रेस के जो सागर जिला के पदाधिकारी हैं, कोई विरोध नहीं हुआ, जबकि बात सागर पे आके टिक गई थी। दो पूर्व परिवहन मंत्रियों पर सवाल खड़े हुए थे, गोविंद सिंह जी और भूपेंद्र सिंह जी, लेकिन सागर में विरोध नहीं हुआ। ना कोई किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना ही कोई पुतला दहन हुआ, ना ही कोई मार्च निकाला गया। क्या कारण? यहाँ सागर की बड़ा दुर्भाग्य मैं आपको बताऊंगा, क्षत्रिय समाज को जो बांटने वाले लोग हैं वो दोनों राजनीतिक हैं, दोनों। और उन्होंने समाज के हितैषी नहीं है वो, मेरे हिसाब से। अब समाज इसमें क्या सोचती है वो अपना, उनका निर्णय है, व्यू पॉइंट है। मेरा जो निर्णय है, क्योंकि मैं भी क्षत्रिय हूँ, मेरा व्यू पॉइंट ये है कि उन्होंने समाज के हितैषी ना होकर उन्होंने समाज का बांटने का काम किया है। और दोनों की महत्वाकांक्षाओं के कारण, दोनों की आपसी लड़ाई के कारण आज पूरी समाज सागर जिले की दो हिस्सों में बढ़ गई है। कितना साफ झूठ बोल रहे हैं नेता, जनप्रतिनिधि। आप मतलब कैसे हम आने वाली पीढ़ी को एक शिक्षा दे रहे हैं राजनीति में कि किस प्रकार से झूठ बोला जाता है। कि देखो, एक ऑन रिकॉर्ड आप देखेंगे कि पूरे उसमें वो भाजपा में उन्होंने गमछा पहना भाजपा का, भाजपा के मंच पर उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, भाजपा के अनेक कार्यक्रमों में उन्होंने उपस्थिति दर्ज कराई, और वो कह रही हम भाजपा में नहीं है। से आप पर केस हुए, ऐसे ही एक और नाम है अरुणोदय चौबे जी का, वो भी, उन पर भी कई केस हुए, लेकिन उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। और उसके बाद दिखते हैं, जो फोटोज दिखती हैं तो काफी खुश दिखते हैं। वो आपने उस वॉशिंग मशीन में जाने का क्यों मन नहीं किया कि आप भी जाते, आपके भी सारे केस हट जाते? तो यहाँ देखेंगे फ्री में कि जो भ्रष्टाचार हुआ है, वो भ्रष्टाचार ऐसा हुआ है कि कोई काम 1 करोड़ का है, उसका टेंडर ऑफ 2 करोड़ का निकला है। वो उसकी डीपीआर अगर आप चेक करेंगे तो उसकी जो लागत है वो कम की है, पर टेंडर कॉस्ट ज़्यादा है। आप पूरे क्षेत्र में घूमिए, आपको बहुत से ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे। और आप पूंजीपति थे, क्योंकि आपका हो सकता है कि आपका कुछ हिस्सा लगाया हो आपने गिराने में सरकार, क्योंकि फ्री में तो सरकार गिर नहीं गई थी कि कुछ दिया नहीं होगा, बहुत बड़ी कीमत चुकाई होगी, तो उसमें कुछ हिस्सा इनका भी होगा, परसेंटेज कीमत चुकाने में। तो इनको योगदान दिया कि जाओ भाई इस्तीफा लेकर आओ, किसी से कहा तुम्हें वही विधायकों के साथ रहना है। कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष हैं वर्तमान समय में, वो लगातार खुरई पे कभी संवाद नहीं करते, खुरई में कभी विरोध नहीं करते, सुर्खी में विरोध प्रदर्शन नहीं होता, यहाँ तक कि बीना में भी दल बदल से लेकर के बीना रिफाइनरी पर भी विरोध नहीं होता। क्या कारण देखते हैं कि ये क्या है कि क्यों नहीं होता विरोध? जबकि बंडा में विरोध होता है, रहली में विरोध होता है, देवरी में विरोध होता है, लेकिन खुरई में, सुर्खी में या फिर बीना में विरोध क्यों नहीं होता? नो फिकर के कार्यक्रम हम क्यों ना पूछे में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे मेहमान हैं कांग्रेस के प्रदेश के पूर्व सचिव और एआईसीसी के ऑब्जर्वर अंशुल परिहार जी। नमस्कार, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है अंशुल जी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अंशुल जी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि अंशुल जी की पहचान खुरई क्षेत्र में आवाज उठाने वालों में से की जाती है, जो कि जनता की आवाज बनते हैं, हर विषम परिस्थिति में जनता के मुद्दों को उठाने के लिए ये जाने जाते हैं। इनके ऊपर केस भी दर्ज किए जाते हैं। इनके ऊपर मामले दर्ज होने के बाद
बुलडोजर भी इनके घरों पर चलते हैं, लेकिन काम बंद नहीं होता है, जनता का काम लगातार जारी रहता है। ऐसे अंशुल परिहार से आज हम बात करेंगे। ऐसे समय में जब भोपाल से लेकर के खुरई तक भय का माहौल होता था, तब अंशुल परिहार जनता की मुद्दे उठाने के लिए परिचित हैं और आज हम उनसे ही बात करने जा रहे हैं उनके बारे में। अंशुल जी, आज हम आपसे बात करेंगे और उन्हीं विषयों पर बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि अंशुल परिहार कौन है। सबसे पहले आपके बारे में थोड़ा सा जाने, हमारे दर्शकों को बताएं कि अंशुल परिहार का बैकग्राउंड क्या है, उसके विषय में आप थोड़ा सा बताएं। देखिए, मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूँ और अंशुल परिहार एक कोई विषय बड़ा नहीं है। अंशुल परिहार एक छोटा सा विषय है इस विधानसभा में, इस खुरई में, इन्हीं शहर में की गलियों में हम खेले कूदे बड़े हुए और यहीं पैदा हुए। और आपने व्यक्तिगत परिचय के बारे में बताया कि आपका क्या बैकग्राउंड है। तो घर में मेरे पिताजी हैं, दादाजी हैं, सब नॉन पॉलिटिकल हैं, राजनीति से दूर दूर तक किसी का वास्ता नहीं है। और हाँ, ननिहाल पक्ष जरूर राजनीतिक रहा है और आज भी है, बड़े मजबूत उसमें है, स्थिति में है। और किसानी से जुड़ा हुआ परिवार है। दादाजी रेलवे में थे और मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, पुणे में जॉब कर रहा था। तो भैया आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आपका परिवार है, आपने परिवार में कोई एफिडेविट तो नहीं देके रखा कि इतने लोग हमारे रिश्तेदार हैं, इतने लोग रिश्तेदार नहीं है, ये कोई क्लियर तो है ना? नहीं, देखिए, परिवार में हमारे एफिडेविट देने की आवश्यकता हमें इसलिए नहीं पड़ी कि हमारे परिवार में हम गिनती के लोग हैं, और दूसरा कि ऐसे कोई भी हमारे परिवार में गैर कानूनी कार्य नहीं है कि जिसमें मुझे एफिडेविट देने की आवश्यकता पड़े। अंशुल भैया, एक और चीज जानना चाहेंगे कि आपके शिक्षा दीक्षा के बारे में थोड़ा सा जाना है कि कहाँ से पढ़ाई की आपने? मेरी जो भी ग्रेजुएशन है भोपाल से है, स्कूलिंग खुरई से है, और मैं बीटेक इंजीनियरिंग मैंने पढ़ाई की है और एमटेक बीच में छोड़ दिया था। तो अंशुल जी, एक और चीज जानना चाहेंगे कि हर एक व्यक्ति, हर एक युवा या उसका परिवार ये चाहता है कि हर व्यक्ति या हर लड़का नौकरी पेशा हो या सेटल हो। आप राजनीति में क्यों आए, कैसे आए आप? देखिए, कहीं ना कहीं डीएनए में, मतलब मेरे परिवार की तरफ से तो ऐसा राजनीतिक माहौल नहीं था, पर मेरे जो ननिहाल पक्ष था, तो शुरू से मैं राजनीति में बड़ा दिलचस्पी रही, राजनीतिक रुचि रही। मेरे नाना खुद विधायक रहे हैं और राजनीतिक पूरा पृष्ठभूमि रही उनके परिवार की। तो बचपन से हम लोगों ने जो देखा, और मेरा एक बड़ा, मतलब ये तो खैर आपने अच्छा प्रश्न किया कि परिवार का दबाव कि भाई लोग कहते हैं कि आप नौकरी करो, मैं इंजीनियरिंग हूँ, मेरे साथ के सब कोई विदेश में है, कोई मतलब मेट्रो सिटीज में है मेरे साथी जो है। पर देखिए, मेरा एक था कि मैं इस मिट्टी में पैदा हुआ हूँ और यहाँ का कुछ कर्ज रहा होगा मेरे ऊपर कि जो मुझे राजनीतिक रूप से चुकाना होगा, यहाँ के लोगों का कर्ज होगा मेरे ऊपर पूर्व जन्म का। तो राजनीति में मैं आया, और राजनीति, जो लोग कंफर्ट जोन की व्यवस्था में रहते हैं वो आज सरकार में चले जाते हैं, राजनीति में बीजेपी की राजनीति करते हैं। और मेरा शुरू से रहा है कि मैं संघर्ष का आदी रहा हूं और आज भी हम संघर्ष कर रहे हैं। तो कांग्रेस ही क्यों, कांग्रेस को क्यों चुना आपने? आसानी से आपने जैसे बताया कंफर्ट जोन में जा सकते थे, आज आप भी मंडल का मंडल की राजनीति कर सकते थे, जिलाध्यक्ष या यूथ के नेता बन सकते थे, लेकिन आप वहां पे गए जहां पे बुलडोजर मिला आपको। देखिए, मेरा मानना है कि अगर, ये बड़ा अच्छा प्रश्न आपने कहा कि आज की जो नई जनरेशन है वो कंफर्ट जोन को पसंद करती है, चमक धमक को पसंद करती है। पर मेरा मानना है कि अगर आपको नेता बनना है तो आपको एक विचारधारा से जुड़ना पड़ेगा। वो हो सकती है किसी भी दल की विचारधारा हो, जरूरी नहीं है कि कांग्रेस की विचारधारा हो। और ये क्योंकि एक बड़ा इंटरव्यू है, उसमें एक कांग्रेस की बात ना करके हम एक विचारधारा की बात करें। और मेरा आपने पूछा विषय कि मैं कांग्रेस में क्यों आया, तो एक कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी जो सभी वर्गों को लेकर, सभी धर्मों को लेकर काम कर रही है। और आप देखेंगे कि बीजेपी और कांग्रेस में आज जो मूल स्थिति है, लड़ाई चल रही है, कांग्रेस में जितने भी हमारे सीनियर लीडर रहे हैं देश में, उन्होंने कभी भी बीजेपी को खत्म करने की कोशिश नहीं की। मैं आपसे बस एक प्रश्न पूछता हूं कि अगर कांग्रेस उस समय इतनी मजबूत थी इस देश में, अगर कांग्रेस चाहती तो बीजेपी को कभी खड़ा ही नहीं होने देती, वहां के नेताओं को नहीं होने देती खड़ा। पर बीजेपी जब से सरकार में आई है, सत्ता में आई है, वो कांग्रेस के लोगों, उनके जो कार्यकर्ता हैं, जैसे मेरे घर पे उन्होंने बुलडोजर चलाया, मुझे जेल में डाल के रखा। तो
यहाँ बीजेपी लगी हुई है कांग्रेस को किस प्रकार से खत्म कर सके, पर कांग्रेस एक दल नहीं है, एक विचारधारा है और इतनी आसानी से तो खत्म होने वाली है नहीं है। तो उस दौर के बारे में शुरुआत अपन करना चाहेंगे कि जब आप पर केस लादे गए, एक समय था जब आप पर कई केस लादे गए, जेल भी आप गए और आपके घर पर बुलडोजर भी चला, तो उस घटनाक्रम के बारे में थोड़ा सा आप बताएं। कहीं नहीं, मुझे तो आज दिनांक तक मुझे नहीं मालूम है कि मुझे ही क्यों टारगेट किया गया, या हो सकता है कि उस समय के जो तत्कालीन यहाँ नगरीय प्रशासन मंत्री थे उनकी मंशा थी कि पूरे मध्य प्रदेश में वो एक मैसेज देना चाह रहे होंगे। मुझे लगता है, मैं अपने व्यक्तिगत राय दे रहा हूँ क्योंकि मेरी तो उनसे कभी बात हुई नहीं है कि मैं उनसे पूछूं कि भाई आपने ऐसा क्यों किया। अगर चाहे तो पूछ सकते हैं कि बताएं। नहीं, अब देखिए अब वो तो जो चीजें घटना थी वो तो घट चुकी है मेरे साथ, और मैं जो मेरे साथ होना था, मेरे परिवार को जो फेस करना था वो हम कर चुके हैं। अब उस विषय पे हम नहीं जाना चाहते, पर मेरा जो मानना है कि उस समय तत्कालीन जो नगर पालिका के इलेक्शन थे यहाँ, और एक प्रत्याशी थे, 32 यहाँ वार्ड हैं, 32 में सिर्फ एक प्रत्याशी थे, लक्ष्मीकांत ताम्रकार जी, यहाँ के वरिष्ठ नेता हैं खुरई के, और उन्हें लगता है कि हो सकता है कि मेरा मानना है कि वो उनका व्यक्तिगत निर्णय था यहाँ खुरई से नगर पालिका का चुनाव लड़ने के लिए, पर मुझे लगता है कि भूपेंद्र सिंह जी या उनके जो नेता हैं तमाम यहाँ, उनको ये लगता था कि इसमें मैं दोषी हूं, कि उनकी जो मंशा थी कि मध्य प्रदेश में वो एक मैसेज देना चाह रहे होंगे कि यहाँ निर्विरोध हो गई नगर पालिका, कांग्रेस मुक्त जी। अन्य लोगों ने भी चुनाव लड़ा, पर कांग्रेस मुक्त वो जो मैसेज देना चाह रहे होंगे वो नहीं हो पाया उनका संभवतः जो एक संदेश था। तो मेरे ऊपर उन्होंने जो कार्रवाई की, और मैं इसमें बड़ा उनका लक्ष्मीकांत ताम्रकार जी का बड़ा धन्यवाद करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, कि दिलेर व्यक्ति है। मतलब उन्होंने उनको खरीद फरोख्त की जो चीजें थी सब प्रकार से प्रयास हुए, और उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ कांग्रेस के मैंडेट पे चुनाव लड़ा, और एक अच्छे वोट उन्होंने वोट मतदान प्रतिशत पाया। और चूंकि यहाँ देखेंगे आपके साम दम दंड भेद पूरी सत्ता यहाँ लगी हुई थी, सिस्टम लगा हुआ था। आप किसी एक व्यक्ति से तो जीत सकते हैं, पर एक सिस्टम जब आपके खिलाफ में काम करता है तो वहां संभवतः बड़ी मेहनत की जरूरत होती है। तो ये कारण रहे होंगे मुझे जेल भेजने के और घर पे बुलडोजर चलाने के। तो जब आपके घर पर बुलडोजर चला और आपको सूचना मिली, क्या महसूस हुआ तब? देखिए परिवार से कुछ ऐसा आया कि यार तुम्हारी राजनीति के चक्कर में घर में बुलडोजर चल गया? नहीं, मैं दो चीज इसमें, आपने दो प्रश्न पूछे मुझसे कि उस समय की मेरी क्या पीड़ा रही होगी। आप खुद कल्पना कीजिए कि मेरे ऊपर केस लादा एक झूठा, और मैं भोपाल में था, और मैं अपने, चूंकि मैंने अगर कोई मेरा भागने का कारण ये था कि अगर मैंने कोई कार्य किया होता गलत, या मैंने कोई अपराध किया होता, तो मैं उस चीज को पछतावा नहीं होता कि भाई मैं सरेंडर हो जाता, गिरफ्तार हो जाता। पर जो मैंने कोई अपराध किया ही नहीं है तो मैं उसकी गिरफ्तारी क्यों दूं? और मैं भोपाल में था, और जब मुझे मैसेज मिला कि मेरे घर पे बुलडोजर चलने वाला है, आप कल्पना कीजिए कि मेरे ऊपर क्या बीती होगी। आप सिर्फ एक सेकंड या एक मिनट के लिए आप अपने ऊपर सोचिए कि आपके यहाँ बैठे हैं आप, और आपको मैसेज आए कि आज अपने घर पे बुलडोजर चल रहा है। तो आप इमेजिन कीजिए कि आपके घर पे हो सकता है एक दीवार गिरेगी, कि एक मकान गिरेगा, कि पूरी धराशायी हो जाएगा। अब आपको नहीं पता जी, भाई आपको अभी नहीं पता कि कितना गिराएंगे। तो वो मेरी जो कंडीशन थी, मैं उस समय की मैं खुद बयान नहीं कर सकता हूँ कि मेरे ऊपर क्या थी, कि मेरे परिवार का क्या होगा। और मैं इसमें बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मेरे परिवार ने आज दिनांक तक, मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा साथ दिया, और कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम्हारी वजह से हमें ये नुकसान हुआ है। ईश्वर जानता होगा कि हमारे परिवार ने उसकी क्या कीमत चुकाई, और क्या कीमत चुकाएंगे आगे, ये भी नहीं पता है। पर परिवार का पूरा सहयोग रहा, परिवार की ही ताकत थी कि मैं आज आपके साथ बात कर रहा हूँ। तो जब आप जेल गए तो उस समय ऑफर नहीं आया कि पार्टी बदल लो या दल बदल कर लो तो केस खत्म कर दिए जाएंगे? देखिए इसको ऑफर नहीं कहे, उनकी तरफ से तो नहीं कहेंगे डायरेक्टली, कभी उन्होंने हमसे नहीं कहा कि आप बीजेपी में आ जाओ या कहीं। पर उनके अन्य जो कार्यकर्ता होते हैं या हमारे शुभचिंतक होते हैं, वो तो जो आपको देखेंगे कि यार मित्र हो या कोई व्यक्ति जेल में है, परिवार परेशान है, तो आपको सलाह तो मिलती है कि भाई आ जाओ, भाजपा में आ जाओ। या उन्होंने मैसेज पहुंचाए उनके माध्यम से, तो मुझे नहीं मालूम कि भाजपा में आ जाओ, सब केस खत्म हो जाएंगे, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। तो ठीक है, पर मैंने कहा ना आपसे कि मैं एक बड़ा संघर्ष का आदी हूँ, और ये लड़ाई आज जो लड़ी है, ये तमाम जो साथी हैं, चाहे आप जितने यहाँ देखेंगे खुरई विधानसभा में, एक अकेला अंशुल परिहार नहीं है, मेरे साथ कई लोग ऐसे हैं जिनकी ताकत से मैं यहाँ लड़ाई लड़ पा रहा हूँ। तो ठीक है, आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और इस मुकाम पे है कि मध्य प्रदेश में जो आज 2023 के पहले या 21 के पहले
21 के बाद जो यहाँ कहा जाता था कि खुरई में कोई भी नहीं है, अब सब सुनी हो गई है, खुरई मुक्त हो गया है कांग्रेस। पर आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि खुरई में, ये पूरे मध्य प्रदेश में अब कोई नहीं कह सकता कि खुरई कांग्रेस मुक्त है। ना पहले भी कभी कांग्रेस मुक्त नहीं रही खुरई। यहाँ लोग लड़ते रहे, करते रहे, जेलों में डालते रहे, पर वो लड़ते रहे। और बड़ा विषय में उन सबका धन्यवाद दूंगा कि तमाम कांग्रेस के साथियों ने यहाँ बढ़ चढ़कर अपनी जो कीमत चुकाई है जेलों में जा जाकर, वो निस्संदेह उनका कर्ज कब चुकेगा, माता रानी जिंदा में वो कर्ज चुकवा दे मुझसे, क्योंकि कर्ज है मेरे ऊपर कि इस विपरीत समय में, विपरीत धारा में वो मेरे साथ खड़े हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं। तो भैया जैसे कि आपने, जैसे आप पर केस हुए, ऐसे ही एक और नाम है अरुणोदय चौबे जी का, वो भी, उन पर भी कई केस हुए, लेकिन उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली और उसके बाद दिखते हैं, जो फोटोज दिखती हैं तो काफी खुश दिखते हैं। वो आपने उस वॉशिंग मशीन में जाने का क्यों मन नहीं किया कि आप भी जाते, आपके भी सारे केस हट जाते? वो आपका मन नहीं हुआ? नहीं, देखिए मेरा मानना है कि यार उनकी खुद की निजी अपनी एक व्यक्तिगत निर्णय रहा होगा कि उस वॉशिंग मशीन में उन्हें जाके साफ होना है, क्लीन होना है और अपने केसेस खत्म करना है। या यूं कहें कि देखिए यार, एक व्यक्ति लड़ते लड़ते एक उम्र का भी वो है कि आज आप उनको देखेंगे वो आज 72 की 70 प्लस है, मुझे लगता है, शायद में 1-2 साल ऊपर नीचे हो सकता है, पर 70 की साल की उम्र में एक व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है। और ठीक है, उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी, इसमें कोई निसंदेह कोई दो राह नहीं है। पर मेरा मानना है कि आप जब युद्ध में कूदें, मेरा व्यक्तिगत निर्णय है ये, मैं उनकी तरफ से कोई नहीं बोल रहा हूँ, ना उन पर कोई टिप्पणी कर रहा हूँ, क्योंकि एक अपने आप में एक बड़े हैं वो, उनका एक बड़ा अपना ऑरा है कि आप जब युद्ध में कूदें तो फिर मरने और मिटने से ना डरे। यानी विजय या वीरगति? वीरगति, बस 2 चीजें हैं। आप देखेंगे कि मैं जिस कैमरे के सामने आपसे बात कर रहा हूँ, उस कैमरे के पीछे महाराणा प्रताप की मूर्ति है और उनका जीवन जब आप देखेंगे, उन्होंने जो लड़ाइयां लड़ी वो सिर्फ विजय और वीरगति की लड़ाई लड़ी, या तो मरना है या जीतना है। तो भैया जैसे महाराणा प्रताप जी का आपने जिक्र किया, तो महाराणा प्रताप जी, पृथ्वीराज चौहान जी, क्षत्रिय महासभा या क्षत्रिय समाज आज हम देखते हैं कि 2 खेमों में बंटता नजर आ रहा है सागर क्षेत्र में। हर जगह पर एकजुट है, पूरे प्रदेश में एकजुट है, लेकिन सागर में 2 भागों में बंट रहा है, क्या कारण है? देखिए, यहाँ सागर की बड़ा दुर्भाग्य मैं आपको बताऊंगा, क्षत्रिय समाज को जो बांटने वाले लोग हैं वो दोनों राजनीतिक हैं, दोनों। और उन्होंने समाज के हितैषी नहीं है वो, मेरे हिसाब से। अब समाज इसमें क्या सोचती है वो अपना, उनका निर्णय है, व्यू पॉइंट है। मेरा जो निर्णय है, क्योंकि मैं भी क्षत्रिय हूं, मेरा व्यू पॉइंट ये है कि उन्होंने समाज के हितैषी ना होकर उन्होंने समाज का बांटने का काम किया है। और दोनों की महत्वाकांक्षाओं के कारण, दोनों की आपसी लड़ाई के कारण आज पूरी समाज सागर जिले की 2 हिस्सों में बढ़ गई है। और ये नहीं होना चाहिए था। समाज, कोई भी सामाजिक संगठन हो, और मेरा तो मानना, निजी व्यक्तिगत राय तो ये है कि जो व्यक्ति जनप्रतिनिधि है या जो व्यक्ति अपना चुनाव जीतकर लोगों से चुनकर जब वो जनप्रतिनिधि बनता है, तो उसे सामाजिक चीजों में तो मतलब अपने समाज के प्रति, एक समाज के प्रति तो व्यू पॉइंट नहीं रखना चाहिए। क्योंकि आपके पास कोई जब व्यक्ति मिलने आए तो वो सहज होकर आए। अगर मुझे मेरे खिलाफ में कोई कोई कंप्लेंट करने आए तो उसको स्वतंत्र होकर आए कि मुझे वहां न्याय मिलेगा। अब आप चूंकि समाज में 2 फाड़ करके आप जो राजनीति कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं है। समाज को तो और आप काटने का काम कर रहे हैं। और दोनों की महत्वाकांक्षा है कि आज क्षत्रिय समाज 2 ग्रुपों में बढ़ गया है। तो भैया क्षत्रिय समाज की जब भी कार्यक्रम होते हैं, या तो दीपावली में होता है या किला कोठी में, रॉयल पैलेस में होता है, और तीसरा कोई जगह नहीं। अब देखिए ना, मैंने आपको बताया कि उन दोनों की महत्वाकांक्षा है और दोनों की अपनी एक शक्ति प्रदर्शन है कि वो अपनी दीपावली में शक्ति प्रदर्शन करते हैं, वो अपनी किला कोठी में शक्ति प्रदर्शन करते हैं। और आप अगर व्यक्तिगत आप लोगों से जब पूछेंगे ऑफ कैमरा, तो अब वो बताएंगे, वो खुद यहाँ के समाज के सब दुखी हैं कि समाज को बांटने का काम नहीं होकर समाज को एकता का काम करना था। समाज के जो पिछड़े व्यक्ति हैं, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति, उनकी मदद करनी चाहिए। ऐसे आप पहुंच के, तो मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। भैया अब आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे अपन ने समाज की बात की, लेकिन अब हम जानना चाहेंगे खुरई क्षेत्र के विकास की बात। ये खुरई क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई थी, वहां उसका विकास कार्य कितना पहुंचा, कहां तक पहुंचा, कि कितने जल्दी उसका अब उद्घाटन होना है, अब कब होगा वो?
देखिए वो मेडिकल कॉलेज तो आज दिनांक तक नहीं आया ना, अलॉटमेंट हुआ ना, सरकार की तरफ से कोई घोषणा हुई है उस चीज में। सिर्फ एक अलॉटमेंट, एक नारियल जरूर फोड़ने का काम हुआ था। वो नारियल आज भी वहीं पड़ा हुआ होगा शायद मेरे हिसाब से। और वहाँ की जो मिट्टी है वो आज भी इंतजार कर रही है कि यहाँ कभी कोई काम लगेगा, यहाँ मेडिकल कॉलेज आएगा। खुरई के लोग उस चीज का इंतजार कर रहे हैं, पर अभी तक तो मुझे नहीं लगता है कि उसकी कोई भी चीज की हुई है। सिर्फ घोषणा के लिए हुई थी यहाँ खुरई के मंच से, एज आ सरकार की तरफ से, या उस समय के जो तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री थे या मुख्यमंत्री थे उनकी तरफ से कोई घोषणा नहीं हुई थी मेडिकल की। यहाँ के खुद के जो जनप्रतिनिधि उन्होंने अपने मंच से घोषणा कर दी थी कि यहाँ मेडिकल कॉलेज आएगा, और आज दिनांक तक कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। तो भैया जैसे आपसे ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जैसे कि विकास की बात होती है कि खुरई में बहुत विकास हुआ है, और ये बात आप भी इनकार नहीं करेंगे कि विकास तो हुआ है। तो ऐसा कोई काम जो भूपेंद्र सिंह जी ने बेहतर किया हो या बहुत अच्छा किया हो, जो आपकी नजर में हो कि बहुत अच्छा काम हुआ है, जो जिसको आप भी अप्रिशिएट करना चाहेंगे? आप बिल्कुल, मैं उनके कुछ काम, देखिए हर कोई जो जनप्रतिनिधि होता है उसके साथ अच्छा और बुरा दोनों चीजें चलती हैं। आप यूं कहें कि वो अच्छे ही अच्छा है तो ये भी ठीक नहीं है, या मैं यूं कहें कि वो बुरा ही बुरा है तो वो भी ठीक नहीं है। उन्होंने कुछ अच्छे काम किए हैं, उसकी मैं उनकी तारीफ एक दो उल्लेख। देखिए उन्होंने जो यहाँ उल्लेख, तो यहाँ काम होने के साथ यार जो उन्होंने विनाश की नीति अपनाई है, मैं उसके खिलाफ में रहा हूँ हमेशा। और यही कारण रहा है कि मैं उनके साथ होने के बाद आज उनकी आज अपोजिट हूँ। और आज मैं अपने मुंह से तो नहीं कहूँगा, पर हाँ मैं एक हिसाब से उनका प्रतिद्वंदी हूँ। और मुझे नहीं, मैं उनकी एक दो जो काम है, विकास है, वो गिनाऊं, पर हाँ उन्होंने काम किए हैं। और पर ओरिजिनल डीपीआर अगर मैं देखूं, आप यहाँ देखेंगे खुरई में कि जो भ्रष्टाचार हुआ है, तो वो भ्रष्टाचार ऐसा हुआ है कि कोई काम 1 करोड़ का है, उसका टेंडर ऑफ 2 करोड़ का निकला है। वो उसकी डीपीआर अगर आप चेक करेंगे तो उसकी जो लागत है वो कम की है, पर टेंडर कॉस्ट ज्यादा है। आप पूरे क्षेत्र में घूमिए, आपको बहुत से ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे। पर ठीक है, जब हम कुछ ऐसे हमारी मौका हमें मिलेगा सरकार में रहने का, तो उस चीजों की हम जांच कराएंगे। तो भैया जैसे एक और विषय है कि खुरई क्षेत्र या खुरई विधानसभा में जैसे विकास की बात कहते हैं, तो वहां पर रोजगार के क्या साधन उपलब्ध हैं यहाँ के युवा वर्ग के लिए? शिक्षित युवा या मजदूर वर्ग है तो उसके लिए क्या रोजगार के साधन मुहैया है? देखिए मेरे हिसाब से यहाँ जो बरसों से खुरई एक एग्रीकल्चर इक्विपमेंट का हब रहा है जी, और उसमें रोजगार की तलाशने की, और एक कृषि प्रधान क्षेत्र रहा है खुरई, उसमें रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकते थे। और यहाँ एक बहुत पुराना हमारा पॉलिटेक्निक कॉलेज है, और बीना में चूंकि एशिया की बड़ी रिफाइनरी स्थापित है, उसमें रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकते थे। क्योंकि ऐसा प्रैक्टिकल आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में 10 साल आप मुख्यमंत्री के बराबर रहे हैं एज अ प्रैक्टिकल। 34 मंत्रिमंडल में 34-35 सदस्य होते हैं, 30 होते हैं, पर आप एक यहाँ रोजगार की बड़ी उपलब्धता आप आज दिनांक तक नहीं करा पाए। आप देखेंगे कि पूरे क्षेत्र में जब आप घूमे, आज रुके, मैं तो कहता हूं मैं आपकी रुकने की व्यवस्था यहाँ करता हूं, और आप कल पूरा क्षेत्र घूमे, आप देखेंगे कि यहाँ रोजगार की कोई उपलब्धता, ऐसी कोई बड़ी आपको यहाँ उपलब्धि दिखाई नहीं देगी रोजगार की। और चूंकि अगर आप चाहते तो अनेकों रोजगार के यहाँ आप साधन उपलब्ध करा सकते थे। हाँ, एक खुरई के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए एक जरूर एक यहाँ रोजगार मेला का आयोजन किया गया था, पर मुझे आज दिनांक तक नहीं पता कि उस रोजगार में कितने लोगों को रोजगार दिया गया था और आज कितने लोग उस रोजगार को पाकर रोजगार कर रहे होंगे, मुझे शायद नहीं मालूम है। क्योंकि एक झूठा प्रोपेगेंडा रचने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि देखो साहब मैं बड़ा चिंतित हूँ खुरई के युवाओं के लिए और उनके रोजगार के विषय को, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई बहुत बड़ी उपलब्धि है रोजगार के लिए। हाँ, अगर आप इच्छा रखते रोजगार के लिए तो आप बहुत कुछ कर सकते थे खुरई के युवाओं के लिए। आप पॉलिटेक्निक था, पॉलिटेक्निक में आप रिफाइनरी से एक अनुबंध कराते कि यहाँ के जो केमिकल एक ब्रांच है या सिविल है या इलेक्ट्रिकल है, आप उसके कैंपस में खुरई की, चूंकि एक जब हमारी डीड तैयार होती है, हम कोई बड़ा उद्योग लगाते तो एक डीड होती है स्थानीय रोजगार, स्थानीय या जिला के, उसमें हम प्राथमिकता देंगे रोजगार के लिए नौकरी में। तो आप यहाँ जेपी पावर प्लांट है, बीना रिफाइनरी है, आप यहाँ उनके कैंपस आते पॉलिटेक्निक कॉलेज में। और मुझे लगता है कि आज दिनांक तक एक रिफाइनरी का कोई अधिकारी यहाँ आया हो कैंपस लेके कि यहाँ के इंजीनियर को लेकर गया हो। उन्होंने जो यहाँ के पास आउट विद्यार्थी हैं वो खुद उन्होंने स्वयं अपनी मेहनत से अगर वहाँ नौकरी पा ली हो, पर मुझे नहीं लगता कि इनके द्वारा प्रयास किया हो कोई भी। आज भी आप देखेंगे कि कृषि महाविद्यालय यहाँ खुरई में, कृषि महाविद्यालय का अलॉटमेंट हुआ था, पर आज भी वो कृषि महाविद्यालय अपनी खुद की बिल्डिंग के लिए तरस रहा है। आज बिल्डिंग नहीं है, उसकी बिल्डिंग नहीं है, आज भी वहां दूसरे की बिल्डिंग में काम चल रहा है उसका। तो यहाँ आप देखेंगे बड़ा बहुत ढचर व्यवस्था में
तो भैया एक बात तो और, ये जैसे आपने बीना का उल्लेख किया, तो बीना रिफाइनरी में एक बात सामने आई कि बीना के क्षेत्रीय लोगों को रोजगार नहीं दिया जाता है। बीना से जो वहाँ के मूल निवासी हैं, वहाँ के आसपास के गांव के निवासी हैं, उनको रोजगार नहीं दिया जाता। क्या कारण है कि वहाँ के लोगों को काम नहीं मिल पाता है? देखिए, मेरा इसमें सबसे बड़ा, मैं आपको स्पष्टता से जवाब दूं अगर तो, कि उसका अगर मुख्य कारण है और इसका जो शिकार हुए वहाँ के लोकल व्यक्ति, वो हुए राजनीतिक शिकार। राजनीतिक व्यक्तियों ने अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए वहाँ उनके साथ ठग का काम किया है, जो बीजेपी में वहाँ लोग बैठे हुए हैं। आज स्थानीय आप देखेंगे, आज भी कई आप पेपर का उठाएंगे, हर 2-3 दिन में एक हड़ताल होती है, हर 2-3 दिन में वहाँ आज भी 50,000 करोड़ का वहाँ काम प्रोजेक्ट आया है, पर स्थानीय लोग आज भी वहीं वो ठगी का महसूस कर रहे हैं। तो यह बड़ा एक कारण है कि यहाँ के लोकल के जो बीना के जनप्रतिनिधि रहे हैं, उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षाओं को अपने पेट पालने के लिए और उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ बड़ा धोखा देने का काम किया है। तो भैया जैसे बीना का अपना जिक्र हो गया, बीना की चर्चा हो रही भैया, तो एक बात जरूर पूछना चाहूंगा कि बीना विधायक के बारे में, बीना विधायक किस पार्टी में है? देखिए, ये तो यार बड़ा प्रश्न है और क्वेश्चन मार्क है। मेरे हिसाब से तो वो भाजपा में जा चुकी है, क्योंकि हर कार्यक्रम में भाजपा में वो आपको दिखाई देंगी। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष सदस्यता ली है। बीजेपी बड़ा मतलब पार्टी, आप देखिए ना, बीजेपी को एक हार का डर है बीना में। बीजेपी को मालूम है कि अगर हम इनको स्वीकार कर लेंगे एज ऑन रोल, तो जब इस्तीफा होगा या इस्तीफा दिलवाना पड़ेगा तो यहाँ वहां बड़े अंतर से चुनाव हारेंगी। बीना में उनके खिलाफ में एक मूवमेंट चालू है कि आपको बीना की जनता ने आपको वहां कांग्रेस के मैंडेट पे आपको चुनाव जिताया, आप भाजपा में चले गए। अब भाजपा में आप क्यों चले गए भाई? क्योंकि आपको हो सकता है कि आपकी महत्वाकांक्षाएं जो कांग्रेस में पूर्ति नहीं हो रही होगी, आप भाजपा में चले गए। अब भाजपा में आप होने के बाद भी आप अस्वीकार कर रहे हो कि मैं भाजपा में नहीं हूं। बड़ा प्रश्न ये है कि लोगों को भी साला बड़ा दिखता होगा, माफी चाहता हूं, कि कितना साफ झूठ बोल रहे हैं नेता जनप्रतिनिधि। आप मतलब कैसे हम आने वाली पीढ़ी को एक शिक्षा दे रहे हैं राजनीति में कि किस प्रकार से झूठ बोला जाता है। कि देखो, एक ऑन रिकॉर्ड आप देखेंगे कि पूरे उसमें वो भाजपा में उन्होंने गमछा पहना भाजपा का, भाजपा के मंच पर उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, भाजपा के अनेक कार्यक्रमों में उन्होंने उपस्थिति दर्ज कराई, और वो कह रही हम भाजपा में नहीं है। तो जनता देख रही है। आप मतलब क्या ठगी का, आप इस बार चुनाव जीत गई, अब अगला चुनाव तो आपको फेस करना है, जनता के बीच में जाना है। वो जनता से आप क्या कहोगे कि नहीं साहब, मैं उस समय नहीं साहब, मैं आपसे वोट मांग रही हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर आप भाजपा में गए तो भाजपा में गए भाई, जनता अगर हमें दोबारा मौका देगी चुनाव में तो हम देखेंगे, पर आपको स्वीकार करना चाहिए। और भाजपा के बड़े लीडरों को बड़ा डर है कि कांग्रेस वहां बड़े बहुमत से चुनाव जीतेगी। तो भैया जैसे कि भाजपा कहती है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जी, और हमारे पास सबसे ज्यादा सदस्य हैं जी, तो फिर भाजपा के पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो विधायकों को क्यों अपने पार्टी में जोड़ते हैं? कांग्रेस के विधायक जब वो कहते हैं कि हम कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, तो फिर कांग्रेस के ही नेताओं को क्यों जोड़ रही है? कांग्रेस मुक्त की जगह कांग्रेस युक्त क्यों हो रही है? देखिए, बीजेपी का शुरू से, जब से वो सत्ता में बैठी है केंद्र में, उसका शुरू से हमेशा से एक लक्ष्य रहा है कि बीजेपी को कैसे बढ़ाना है और कांग्रेस को कैसे खत्म करना है। आप देखेंगे कि कांग्रेस के जितने भी विधायक हैं, 2000 जब यहाँ 20 में जब सिंधिया जी को उन्होंने खरीद फरोख्त करके सरकार कमलनाथ जी की गिराई, उनका लक्ष्य है कि हर प्रदेश में हमारी सरकार हो। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि हम आने वाले भविष्य में क्या एक इतिहास लिख कर जा रहे हैं, कि जब नई पीढ़ी आएगी, जब वो इतिहास पढ़ेगी कि यहाँ पैसों को देकर या खरीद फरोख्त करके हमने सरकारें बनाई हैं। तो मेरा मानना है कि आप भले बड़ा दल बन गए हो, पर आप एक इतिहास की जो काले पन्ने आप बना के जा रहे हो, वो ठीक नहीं है। जो 2020 का आपने जिक्र किया सिंधिया जी के समय का, कि जब कांग्रेस के 22 विधायक एक साथ भाजपा में आए थे, उस समय जब बेंगलुरु के रिसोर्ट में कांग्रेस के विधायकों ने अपना इस्तीफा दिया था, तब खुरई के जो तब विधायक थे और मंत्री भूपेंद्र सिंह ही क्यों गए थे वो इस्तीफा लेने, जबकि वो इस्तीफा तो राज्यपाल तक जाना चाहिए था? तो भाजपा के वो क्यों गए? अब ये उनका अंदरूनी मामला है, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो हम और आप देख रहे थे या जो समझ रहे थे, उसका यही कारण होगा कि आप उस समय लीड रोल में थे और आप पूंजीपति थे, क्योंकि आपका हो सकता है कि आपका कुछ हिस्सा लगाया हो आपने गिराने में सरकार, क्योंकि फ्री में तो सरकार गिर नहीं गई थी, कि कुछ दिया नहीं होगा, बहुत बड़ी कीमत चुकाई होगी, तो उसमें कुछ हिस्सा इनका भी होगा, परसेंटेज कीमत चुकाने में। तो इनको योगदान दिया कि जाओ भाई इस्तीफा लेकर आओ, किसी से कहा तुम्हें वही विधायकों के साथ रहना है। तो बाकी फिर वो खुद स्वयं जानते हैं या उनकी पार्टी जानती होगी क्या
तो भैया जैसे कि आपने बताया कि खुरई में आज भी एक चीज देखी गई है, या फिर कई वर्षों से ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस का खुल के कोई सपोर्ट नहीं कर पाता। कांग्रेस का झंडा लगाने वाले ढाबों तक पे कहीं ना कहीं कार्रवाई हो जाती है, या होटलों पे कार्रवाई हो जाती है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के साथ काम करने में कितनी समस्या जाती है? देखिए, इसका समस्या का तो बड़ा बेहद समस्या पूर्ण ये विधानसभा है और एक बड़े चुनौतीपूर्ण रही है। उसका कारण ये रहा है कि हमें भी और हम लोगों को भी समझ में आया इस चीज़ का कि देखिए, जब यहाँ एक स्थिति ऐसी बनी कि आप पे बात करने पर एफआईआर दर्ज हो जाती है, बात करने पर आपके घर पे बुलडोजर चल जाता है, तो ये रहा कि यार यहाँ के लोगों को, भाई यहाँ बड़ा शांतिपूर्ण क्षेत्र है ये खुरई, यहाँ मतलब कोई आपको ऐसा नहीं मिलेगा दंगापूर्ण रूप। यहाँ एक यहाँ बड़े पत्रकार पर भी कार्रवाई हुई थी, उनको हाँ, भी वो मेरे साथ जेल में रहे, भूपेंद्र उनका नाम है पत्रकार महोदय का। वो मेरे साथ जेल में रहे, मैंने उनकी पूरी अपनी जो आप बीती थी हमने बड़ी नजदीकी से सुनी, उनने हमारी आप बीती सुनी। एक दूसरे, अब चूंकि जेल में तो ऐसा कुछ रहता नहीं घूमने फिरने का, तो आप एक दूसरे के किस्से ही चलते हैं, तो रहा। तो यही कारण है कि यहाँ लोगों ने झंडे नहीं लगाए। पर मैं आपसे बड़ा इस चीज में आपसे बड़े उससे कहूंगा कि 2023 के चुनाव में बिना और डंडा और झंडा के लोगों ने पूर्ण बहुमत से यहाँ वोट दिया। 60,000 हमको, 59-60,000 के राउंड फिगर में 60,000 बात कर रहा हूँ। 60,000 यहाँ मतदाताओं ने अपना मत कांग्रेस को दिया और एक बड़ा फिगर था। तो भैया जैसे कि 23 की बात की, तो फिर 23 में जब आपको टिकट के लिए भी ये नाम आपका गया और दिल्ली तक आपका नाम पहुंचा और उसके बाद टिकट नहीं मिली, कांग्रेस के लिए आप संघर्ष कर रहे थे और फिर आपको टिकट नहीं मिली, क्या महसूस हुआ फिर? देखिए, निराशा हुई? हाँ, एक दिन ऐसा रहता है कि जिस दिन अनाउंस होता है उस दिन निराशा तो होती है, जाहिर सी बात है। मैं भी एक व्यक्ति हूँ, एक इंसान हूँ, और आप किसी चीज के लिए आप लगे हुए हैं, आपको जब वो नहीं मिलता है तो आपको एक निराशा भाव तो होती है कि यार निराशा के भाई हो सकता था कि मैं चुनाव में लड़ूं या नहीं लड़ूं। पर देखिए, जिस दिन एक दिन तो रहा, फिर दूसरे दिन अपने वापस अपने क्षेत्र में उस चुनाव उस पूरी ताजगी के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ अपने पार्टी का हमने काम किया। और मुझे एआईसीसी की तरफ से उस समय राहुगढ़ का चुनाव प्रभारी बनाया गया था, और बीच में मुझे फिर पार्टी से मैसेज आया कि आपको खुरई में रहना है, तो मैं खुरई आया। अपने खुरई में अपने जो भी मैं कर सकता था हमने वो मेहनत की, और उसका नतीजा था कि हम खुरई प्रॉपर, जहां मैं आपसे बात कर रहा हूँ और जिस जगह में बैठा हूँ, उस शहर ने हमारे खुल के मतदान दिया। और आप देखेंगे अगर पूरा कांग्रेस और बीजेपी का मत प्रतिशत, तो खुरई से बड़े हम एक अच्छे वोटों से हमें चुनाव को बड़े हमें मतदान मिला। और 28 में ये प्रयास रहेगा कि हम इस चीज को और आगे बढ़ाएं और यहाँ खुरई में कांग्रेस का झंडा लहराएं। तो क्या कारण देखते हैं कि 23 में ये हार हुई? उससे पहले 18 में भी पराजय हुई, उससे पहले 13 में भी पराजय हुई, लगातार कांग्रेस डिफीट को होती गई या हारती गई। तो क्या कारण देखते हैं कि कांग्रेस खुरई में जो भूपेंद्र सिंह के विजय रथ को रोक नहीं पा रही? देखिए, भूपेंद्र सिंह जी का विजयी रथ, मेरा मानना है कि एक व्यक्ति के खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे हो तो हार जीत होती है, पर आपके साथ जब एक सिस्टम काम करता है, आपके साथ एक धनबल काम करता है, आपके साथ एक प्रशासन काम करता है, तो आपको चुनौतीपूर्ण माहौल में आपको चुनाव लड़ना बड़ा कठिन होता है। और यहाँ आप देखेंगे पूरा एक सिस्टम चुनाव लड़ता है। यहाँ एक व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता, एक पार्टी चुनाव नहीं लड़ती, यहाँ एक सिस्टम लड़ता है। पार्टी के साथ आपको एक सिस्टम से भी लड़ाई लड़ना है। तो इस कारण से हम 18 में नहीं जीत पाए। 18 में भी जनता ने हमें अच्छा हमें मत प्रतिशत दिया। 23 के इलेक्शन में आप देखेंगे कि एक सिस्टम से चुनाव के बाद भी जहां झंडा डंडा लोगों ने, जैसे आपने बताया कि कहीं झंडे नहीं दिखे, पर आप उसके बाद भी हमें 59-60 हजार वोटें प्राप्त हुई। एक बड़ा हमें मत प्रतिशत प्राप्त हुआ। और जिस विधानसभा में लोग ये कहते थे कि कांग्रेस मुक्त हो चुकी है जी, तो 59,000 तो हम हैं अभी भी। तो भैया जैसे आपने कांग्रेस का जिक्र किया, कांग्रेस से आप विचारधारा से आ रहे, लेकिन एक चीज आपने नोटिस की होगी और जनता भी नोटिस कर रही है कि कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष हैं वर्तमान समय में, वो लगातार खुरई पे कभी संवाद नहीं करते, खुरई में कभी विरोध नहीं करते, सुर्खी में विरोध प्रदर्शन नहीं होता, यहाँ तक कि बीना में भी दल बदल से लेकर के बीना रिफाइनरी पर भी विरोध नहीं होता। क्या कारण देखते हैं कि ये क्या है कि क्यों नहीं होता विरोध? जबकि बंडा में विरोध होता है, रहली में विरोध होता है, देवरी में विरोध होता है, लेकिन खुरई में, सुर्खी में या फिर बीना में विरोध क्यों नहीं होता? नहीं, देखिए, समय समय पे यहाँ भी विरोध होते हैं। समय समय पे 4 महीने हो गए भैया। संगठन के जो पदाधिकारी हैं, जिलाध्यक्ष जी, उनका पूरा सहयोग रहता है। और अब मेरे तो अभी ताजे एक मामले में मैंने उनसे, जब मेरे ऊपर एक एफआईआर दर्ज हुई, मैंने उन्हें अवगत कराया कि एक एफआईआर दर्ज हुई है, तो उसमें उन्होंने बड़े गंभीर तरीके से मेरा पक्ष रखा और पार्टी लेवल पर किया। यहाँ भी हम एक बड़ा कार्यक्रम बनाने की योजना कर रहे हैं उनकी, अभी भी वो निरंतर यहाँ संपर्क कर रहे हैं खुरई में कि एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ मूवमेंट बनाए
एक कार्यक्रम करें। ऐसा नहीं है कि यहाँ अभी तक कुछ कार्यक्रम नहीं हुए हैं या सुर्खी में नहीं हुए, पर मेरे व्यक्तिगत आप खुरई की बात कर रहे हैं तो जिलाध्यक्ष जी यहाँ निरंतर हम ही सब जो भी यहाँ खुरई विधानसभा में कार्यकर्ता है उन सब के संपर्क में है, और एक बड़ा कार्यक्रम हम यहाँ बनाने वाले हैं आने वाले समय में। और हो सकता है कि चूंकि जब आप कोई बड़े कार्यक्रम के रूप में जाते हैं तो समय तो लगता है। भैया एक और मामला बहुत तूल पकड़ा था, लगभग 1 साल होने या पिछले जनवरी का मामला है। सौरभ शर्मा का मामला परिवहन विभाग का मामला था, जो कि वो अरेस्ट हुए थे। करोड़ों रुपए की संपत्ति पकड़ी गई थी। पूर्व परिवहन मंत्रियों के साथ नाम जोड़े गए थे, और जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने तक खुल के बयान दिया था। 1 साल होने जा रहा, लगभग 11 महीने हो चुके हैं, आज तक उसकी जांच रिपोर्ट नहीं सबमिट हो पाई। क्या कारण देखते हैं? देखिए, ये तो एक सिस्टम है यार। मेरा मानना है कि इसमें एक बड़ा सिस्टम है जो उसको बचाने का काम कर रहा है, और चूंकि वो एक सत्ता पक्ष के बड़े बड़े जो लोग हैं उनका पैसा संभालने का काम करता था, और आप देखेंगे कि वो आज दिनांक तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो एक यहाँ एक टीम गठित होनी थी, उस पर मामले को पीछे उसके कौन कौन है सौरभ शर्मा के, उनके घर तक पहुंचना था। एसआईटी गठित होती या कोई बड़ी सीआईडी सीबीआई, पर ऐसा कोई भी यहाँ टीम गठित नहीं हुई। उनको तो सरकार बचाने का काम करी, चूंकि वो तो सरकार का ही व्यक्ति था। और आप देखेंगे कि जब एक सिस्टम किसी को बचाने का काम करता है तो जांच भी प्रभावित होती है, और जो हो रही है। तो भैया जैसे कि उस समय हेमंत कटारे जी ने खुल के बयान दिया था, भूपेंद्र सिंह जी पे कई आरोप, गंभीर आरोप लगाए थे। उस समय जीतू पटवारी जी से लेकर उमंग सिंगार जी ने खुल के इस विषय पर बात रखी थी और कई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। लेकिन उस समय भी भैया कांग्रेस के जो सागर जिला के पदाधिकारी हैं, कोई विरोध नहीं हुआ, जबकि बात सागर पे आके टिक गई थी। 2 पूर्व परिवहन मंत्रियों पर सवाल खड़े हुए थे, गोविंद सिंह जी और भूपेंद्र सिंह जी, लेकिन सागर में विरोध नहीं हुआ। ना कोई किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना ही कोई पुतला दहन हुआ, ना ही कोई मार्च निकाला गया। क्या कारण है? अब यार ये मैं इस चीज को तो खैर मैं आपके उत्तर में हूँ कि इसका उत्तर यही हो सकता है कि हमने एक प्रदेश स्तर पे इसका मूवमेंट चलाया, और वो उस समय के जो सीएम थे, अभी जो वर्तमान में सीएम है, उनका सीएम हाउस का घेराव कांग्रेस के द्वारा किया गया था कि सौरभ शर्मा वाले केस में। और जिले से भी जो तमाम हमारे पार्टी के कार्यकर्ता थे, संगठन के जो यहाँ पदाधिकारी हैं, वो सब भोपाल में जाके प्रदर्शन किया। यहाँ भी आप देखेंगे कि कलेक्टर को ज्ञापन देने का काम किया था। हाँ, हो सकता है कि मीडिया की नज़र में या आपकी नज़र में उस चीज़ को जो कर सकते थे वो नहीं हो पाया, पर एक जो हम कर सकते थे वो तो कर ही रहे हैं। लेकिन क्या सागर में गंगाधारी शक्तिमान है? सागर में कांग्रेस बीजेपी एक है? नहीं, देखिए, एक होती तो यहाँ हम बात नहीं कर रहे होते। कांग्रेस नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन पदाधिकारियों की बात कर रहा हूँ जो कि ब्लॉक अध्यक्ष तय करते हैं, मंडल अध्यक्ष तय करते हैं, या फिर वो जिम्मेदारियां तय करते हैं, उनकी बात कर रहा हूं। ये तो यार वही बता पाएंगे, और ये तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को अपना खुद का वो रखना पड़ेगा कि यहाँ लड़ने वाला व्यक्ति चाहिए सागर में। मैं इसके बड़ा पक्ष में रहा हूँ कि आप देखेंगे कि हम कितने सालों से यहाँ 50-50 पे नहीं आ पाए जी। हमारा विधायक नहीं है, एक था, वो विधायक भी छोड़ के जा चुका है पार्टी को। तो यहाँ बड़ा चुनौतीपूर्ण है, और यहाँ चीजें बड़ा चुनौतीपूर्ण है अभी माहौल, और यहाँ हमें बड़ा संघर्ष करके हम यहाँ जो 28 में यहाँ मूवमेंट बना सकते हैं वो हमें बनाना पड़ेगा। तो भैया जैसे कि कई ऐसे जो धरातल पर संघर्ष कर रहे हैं कांग्रेसी, चाहे वो आप हों, चाहे वो ज्योति पटेल हों, या फिर तरवर सिंह जी हों, ऐसे इन लोगों को क्या पार्टी से प्रॉपर सपोर्ट मिलता है, या पार्टी से इनका साथ दिया जाता है? जो धरातल पर मुद्दे उठाते हैं, या साथ, या नीरज शर्मा हो, ऐसे कई नाम हैं, तो क्या इनको पार्टी से बैक सपोर्ट मिलता है? बिल्कुल। मुझे बाकी का तो नहीं मालूम, मैं अपना व्यक्तिगत, अगर आपने मेरा नाम लिया है तो मैं व्यक्तिगत आपको बताऊं कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि जी मुझे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का बड़ा स्नेह प्यार मिला, और मुझे उनका साथ मिला। मैं जब भी आधी रात में भी मुझे जरूरत पड़ी मेरे मामलों में, तो मुझे प्रदेश अध्यक्ष जी का हो, चाहे मेरे नेता दिग्विजय सिंह जी का हो, चाहे हेमंत कटारे जी का हो, चाहे यूं कहें कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी का, सारे नेताओं का मुझे सहयोग प्राप्त हुआ। और मुझे हर विषय में उन्होंने मुझसे, मतलब हर नेता का ये कहना था कि तू अगर आधी रात को फोन करेगा, तू स्वतंत्र है, सीधा नंबर है, तू मुझे कॉल कर, हम तेरी मदद करेंगे। उन्होंने कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। जैसे अंशुल भैया एक और चीज जानना चाहेंगे कि आप जैसे काफी क्लोज हैं दिग्विजय सिंह जी के, लेकिन दिग्विजय सिंह पर एक प्रश्न चिन्ह उनके कार्यकाल पर लगता है कि डिब्बी वाली सरकार। थोड़ा सा आपसे चाहेंगे कि दिग्विजय सिंह जी के बारे में बताएं कि
देखिए वो एक जो दिग्विजय सिंह जी का अगर आप पूछ रहे हैं तो दिग्विजय सिंह जी एक बहुत बड़े ऑरा के नेता हैं और मैं मानता हूं कि पूरे देश की राजनीति में बहुत कम ऐसे नेता होंगे जो अपने बात पे अड़िग रहे और उसमें से एक दिग्विजय सिंह साहब हैं। और डिब्बी वाली बात अगर आप कह रहे हैं कि उस समय जो लाइट कटौती की बात कर रहे हैं तो मेरी भी बड़ी उस समय मैं भी कोई मेरी उम्र ज़्यादा नहीं थी पर मैंने जो अपने बुजुर्गों से या स्वयं साहब से जब मैंने बात की कि साहब ऐसा होता है लोग अपन पे आरोप लगाते हैं तो उन्होंने बड़ा मुझे सहज एक उत्तर दिया उस मामले में कि तत्कालीन जितने भी यहाँ पावर प्लांट हुआ करते थे उस समय के वो छत्तीसगढ़ में हुआ करते थे जी। और जब 2000 में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का विलय हुआ अलग अलग हुए अलग-अलग तो पूरे जो पावर प्लांट थे वो कहाँ चले गए हमारे छत्तीसगढ़ में चले गए। अब तत्कालीन तो नए पावर प्लांट बनाने में तो 2-5 साल लगते ही हैं तो यहाँ जो व्यवस्था थी वो डगमगा गई। छत्तीसगढ़ की सरकार का जो जो वो अपना बिजली का था वो उतनी पूर्ति हम मध्य प्रदेश को दे नहीं रही थी और नया नया प्रदेश बना हुआ था छत्तीसगढ़ अपना उसके खुद अपने संसाधन थे और जितने भी यहाँ पावर प्लांट थे वो छत्तीसगढ़ में चले गए थे जितने सबसे ज्यादा। हमारे यहाँ कुछ ऐसी व्यवस्था थी नहीं तो जितनी व्यवस्था हमारे पास थी उसकी व्यवस्था के हिसाब से यहाँ लाइट की व्यवस्था की गई थी और जब यहाँ पावर प्लांट को जब बन के तैयार हुए तो भाजपा की सरकार आ गई। उसके असर शिवराज जी ने लिया कि देखिए साहब उमा भारती जी ने लिया कि हमने पूर्ति की है क्योंकि ऐसा नहीं है। छत्तीसगढ़ का एक बड़ा कारण रहा है कि उस समय की सरकार और लाइट की जो व्यवस्था थी वो छत्तीसगढ़ का और मध्य प्रदेश का बड़ा एक प्रमुख कारण है। तो जैसे कि अब आपके खुरई पे अपन लौटते हैं, खुरई में एक चीज ये बताइए कि जैसे आपकी सरकार आती है कांग्रेस की या आप कभी विधायक बनते हैं या कांग्रेस की सरकार तो खुरई में ऐसा क्या विकास होना चाहिए, केवल खुरई की बात नहीं खुरई विधानसभा की बात, तो क्या विकास होना चाहिए कि जो सबसे ज्यादा जरूरी है? देखिए हमारा क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है और यहाँ का गेहूं बड़ा प्रसिद्ध है पूरे देश में। क्या यहाँ का पूरा जो यहाँ का गेहूं है वो विदेश भी भेजा जाता है और आप देखेंगे कि यहाँ का जो सरवती गेहूं है 306 है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बड़ा फेमस है। और कृषि प्रधान क्षेत्र के साथ यहाँ के कृषि को लेकर हम यहाँ क्लस्टर बना सकते हैं। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है यहाँ बड़ा हब है, हम उसको लेकर एक क्लस्टर बना सकते हैं, नए रोजगार सृजन कर सकते हैं। और यहाँ मैं ये कहूँ कि सरकार आने पर बड़े बड़े उद्योगपतियों को लाकर यहाँ उद्योग लगाऊं तो ये तो झूठ है। आप देखेंगे कि पूरे प्रदेश में जितने भी लोगों ने ये क्लस्टर और उद्योगपतियों की मीट कराई है तो आप देखेंगे उसके जमीनी हकीकत अगर आप तलाशें तो बिल्कुल जीरो पर है, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप यहाँ खुरई में अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो बड़ा सबसे अच्छा यही है कि यहाँ हम कृषि पर क्षेत्र में रोजगार सृजन की व्यवस्था करने के काम करें, हम यहाँ क्लस्टर बनाने का काम करें। यहाँ आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर इक्विपमेंट में यहाँ इतने बड़े बड़े उद्योग हैं कि अगर हम उसमें ही बड़े अच्छे से यहाँ डेवलपमेंट करें, यहाँ क्लस्टर बनाने का काम करें तो हम यहाँ बड़ा एक रोजगार सृजन का काम कर सकते हैं युवाओं के लिए। तो खुरई में भैया जैसे आपने खेती की बात की, कृषि की बात की, गुड़ की खेती भी होती है नहीं होती? नहीं, गुड़ की खेती तो यहाँ नहीं होती। नहीं होती, नहीं गुड़ की खेती नहीं होती। तो क्या कांग्रेस की सरकार आएगी तो गुड़ की खेती चालू करवाओगे नहीं करवाओगे? नहीं, यहाँ गुड़ नहीं उगा सकते हम। गुड़ नहीं उगा गुड़ तो सीएम साहब के पास है इसकी टेक्निक, अभी कांग्रेस के पास इसकी टेक्निक नहीं आई है कि यहाँ गुड़ की खेती हो। तो गुड़ की खेती नहीं होती, गुड़ के बीज भी नहीं मिल पाएंगे? नहीं, गुड़ के बीज वो सब भाजपा के पास है। अब हम भी यहाँ से प्रयास करेंगे क्योंकि हम भी खेती किसानी से हैं कि हमें कुछ बीज मिले तो हम भी यहाँ गुड़ की खेती कर पाए, वो टेक्निक अभी भाजपा के पास है। तो भैया जैसे कि एक प्रश्न और बनता है कि खुरई और बीना के बीच में, खुरई के निवासी और बीना के निवासी जो हैं उनके बीच में एक दरार आ गई है जिला बनाव को लेकर के। खुरई वाले बीना वालों से चिढ़ जाते हैं, बीना वाले खुरई से चिढ़ जाते हैं इसी एक सवाल पे कि खुरई जिला बनना चाहिए कि बीना जिला बनना चाहिए। तो आपके हिसाब से क्या है कि खुरई जिला बनना चाहिए, बीना जिला, क्या फिर सागर ही रहना चाहिए? देखिए मेरी आप अगर प्राथमिकता पूछेंगे और मुझसे राय लेंगे तो मेरी प्राथमिकता है कि मैं जिस धरती पे पैदा हुआ हूँ, जिस मेरी मातृभूमि खुरई है, तो और मैं मातृभूमि के साथ साथ खुरई की बड़ी लंबी यहाँ ये मांग है। और बीना जब तैयार भी नहीं हुआ था अपने पैरों पर, जब खुरई की मांग जिला की थी। और आप देखेंगे कि खुरई की जो मांग है, खुरई को जिला बनना चाहिए और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर यहाँ खुरई को बुलाने का काम, जिला बनाने का काम करना चाहिए था। और वो जब इतने शक्तिशाली हुआ करते थे अपने तत्कालीन सरकार में, तो मुझे लगता है कि उस समय वो अगर प्रयास करते अगर वो मन में एक रात सोच लेते सोकर, तो सुबह खुरई जिला बन जाता।
और चूंकि उनकी तरफ से भी ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया है, और मेरे हिसाब से तो बीना और खुरई के लोगों में ऐसी कोई लड़ाई नहीं है, ना ऐसे कोई विवाद है कि खुरई को जिला या बीना को जिला। अब चूंकि वो बीना के जो निवासी हैं, जहाँ के वो अपने एक लोकल के जो लोग हैं, उनकी अपनी सबकी महत्वाकांक्षा होती है कि हमारा शहर का विकास हो, हमारे शहर जिला बने, या तो उनकी भी अपनी एक मांग है। पर मेरे हिसाब से तो खुरई को जिला बनना चाहिए, क्योंकि खुरई का बहुत पुरानी मांग है ये। और आप देखेंगे कि सागर पूरे बुंदेलखंड की सबसे पुरानी तहसील है, 1838 या 1800, ऐसे कुछ मुझे एग्जैक्ट नहीं है, उसकी पुरानी हमारी खुरई तहसील है। और खुरई को जिला मुख्यमंत्री को बनाना चाहिए। यहाँ खुरई में मुख्यमंत्री आ रहे हैं, और मैं एक एसडीएम के माध्यम से, खुरई एसडीएम जो महोदय हैं, उनके माध्यम से मैं एक पत्र लिखने वाला हूँ कि हमें कांग्रेस के यहाँ डेलीगेशन को मिलने का समय दिया जाए, जिससे हम खुरई की जो बहुप्रतीक्षित मांग है, बड़े लंबे समय से ड्यू डली हुई है, तो हम उनके सामने रख सकें। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से, ये चैनल अगर आपने कल इस प्रोग्राम को अगर लोड किया उनकी कार्यक्रम के आने के पहले, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि यहाँ के क्षेत्रीय जो विधायक हैं, वो अपने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हम सबको मौका दें, मुख्यमंत्री से मिलवाएं। खुरई की जो मांग है, खुरई के लोगों की जो मांग है, हम उनके सामने रख पाए कि खुरई को जिला बनाने के लिए। तो ऐसा तो नहीं होगा कि आपने पहले से बात कही और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के एक दिन पहले आपको नजरबंद किया जाएगा या पुलिस घर पे बिठा दी जाएगी कि आपको रुकना, निकलने ही ना मिले? देखिए, मेरा मानना है कि वो तो मैं पहले भी हो चुका हूँ, जब भी यहाँ मुख्यमंत्री आते हैं तो मुझे उठा लिया जाता है। पर मेरा मानना है कि मैं आपसे बोला ना कि आपके चैनल के माध्यम से कि भाई यहाँ क्षेत्रीय विधायक हैं और अनुविभागीय अधिकारी हैं, हमारे संवैधानिक तरीके से हम उनसे परमिशन मांग रहे हैं कि हमें समय दिया जाए मुख्यमंत्री से मिलने का। और क्षेत्रीय विधायक से भी हम आग्रह करेंगे कि भाई यहाँ दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, ना कांग्रेस बीजेपी या किसी दल को ना देखकर, चूंकि खुरई के हम एक काम कर रहे हैं, खुरई के लिए काम कर रहे हैं, किसी भी दल मर हो, तो खुरई के जो लोगों की मांग है हम उसको कम से कम मुख्यमंत्री के सामने रख सकें। तो भैया, जैसे एक और प्रश्न ये बनता है कि जब भूपेंद्र सिंह जी लगातार मंत्री रहे, इस मोहन सरकार में उनको मंत्री पद क्यों नहीं मिला? क्या देखते, क्या कारण हो सकता है? देखिए, यहाँ इस मोहन यादव जी का मुख्य जो, जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं और भाजपा में जो शिवराज जी की सरकार हुआ करती थी, तो आप देखेंगे कि शिवराज जी को खत्म करने के लिए पूरी भाजपा ने, मोहन यादव जी ने उनके तमाम जितने भी लोग थे उन सबको खत्म करने का काम किया है। और ये शिवराज जी की जो टीम है, वो मोहन यादव जी को अगर अस्थिर करने की कोशिश करती है, वो कभी भी दिल्ली भाग जाती है। कभी आप देखेंगे, अभी जो मेरे अपने मीडिया के जो लोग हैं, मेरे मित्र हैं, उनके माध्यम से मुझे कि अभी भी अस्थिर करने की कोशिश आप आए दिन देखेंगे कि बड़े, कभी प्रहलाद पटेल जी नाराज हो जाते हैं, कभी कैलाश जी नाराज हो जाते हैं, कभी कोई बड़ा लीडर नाराज हो जाता है, कभी शिवराज जी नाराज हो जाते हैं। तो मोहन यादव जी उन्हें अस्थिर कर रहे हैं, उनकी सरकार को ये अस्थिर कर रहे हैं। तो बीजेपी में अभी कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। तो भैया, जैसे कि अब आपसे अंतिम प्रश्न जानना चाहेंगे कि 2028 में क्या आप कांग्रेस का चेहरा हो सकते हैं खुरई विधानसभा से? क्या आप 2028 में चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मेरी तैयारी तो 23 में भी थी, और ये कार्य जो है वो पार्टी का है। पार्टी को लगेगा कि मेरी तैयारी अब पूरी हो चुकी है, अब मुझे मैदान में मैं कूद सकता हूँ, तो पार्टी अगर मुझे मौका देगी तो मैं बिल्कुल निश्चित लड़ूंगा चुनाव। मेरी तैयारी है निश्चित, और संघर्ष है मेरा। और बाकी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का अपना एक खुद का एक वो होता है कि किसको ने चुनाव लड़ाना है, कौन तैयार है, तो ये निर्णय तो उन्हीं को करना है, अंतिम निर्णय। तो मैं तो उनके निर्णय पे हूँ। मैं हमेशा अपने पार्टी के साथ था और पार्टी के निर्णय के साथ हूँ। जो पार्टी जैसा करेगी, अच्छा करेगी। तो हमारे साथ आपने समय निकाला अंशुल भैया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़ी बेबाकी से आपने उन सवालों के जवाब दिए जो हमारे ख्याल से खुरई विधानसभा में तो लोग बोलना तो बहुत दूर, सोचना भी भय रखते हैं। तो हमारे साथ थे अंशुल परिहार जी, जिन्होंने खुरई विधानसभा के बारे में बड़ी बेबाकी से जवाब दिए। उस सवाल को अभी जवाब दिया जिनका कहीं ना कहीं खुरई विधानसभा में लोग जिक्र करना भी डरते हैं। और अपने जेल वाले प्रकरण से लेकर के उन केसों के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया, साथ ही साथ बुलडोजर वाले मामले का भी उल्लेख किया। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस पार्टी धरातल पर संघर्ष करने वाले को टिकट देती है, मौका देती है, या फिर कोई हवाई नेता को फिर से मौका देगी।